हम आज भारतीय संविधान के भाग 1 की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। तो इन 4 अनुच्छेदों के ऊपर हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 जो है, अनुच्छेद 1 ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यानी अनुच्छेद 1 में कहा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद सबसे पहले आपको उस देश से परिचित करवाता है जिस देश के ऊपर ये संविधान लागू होता है, और दूसरा उस देश के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के बारे में आपका परिचय करवाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या किससे आपका परिचय करवा रहा है? सबसे पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक देश से परिचित करवाता है, उस देश का नाम बताता है जिस देश के ऊपर यह संविधान लागू होना है, और दूसरा उस देश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के विषय में बताता है, और तीसरा उस देश के भीतर का शासन प्रणाली कैसा होगा इसके बारे में बताता है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद हमें 3 चीजों के बारे में बताता है। एक, उस देश का नाम बताता है, देश का नाम जिसके ऊपर यह संविधान लागू होना है। दूसरा हमें बताता है उस देश की शासन प्रणाली, देश की शासन प्रणाली के बारे में बताता है, शासन प्रणाली के बारे में बताता है। और तीसरा हमें बताता है क्षेत्र के बारे में, जो देश है उसका क्षेत्रीय विस्तार कितना, उसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र शामिल होता है उसके बारे में हमें बताता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 चीजों के ऊपर अनुच्छेद 1 3 चीज बताता है। देश का नाम, तो देश के नाम के रूप में क्या बताता है? देश के नाम के रूप में ये बताता है इंडिया, दैट इज भारत। यानी ये अंग्रेजी में बोलता है कि जिस देश के ऊपर ये संविधान लागू हो रहा है उसका अंग्रेजी में नाम है इंडिया और उसी का हिंदी में नाम है भारत। यानी जिस देश के ऊपर ये संविधान लागू हो रहा है उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम अंग्रेजी में है इंडिया और हिंदी में है भारत। तो पहले देश के नाम से हमारा परिचय कराता है संविधान। दूसरा हमारा परिचय कराता है शासन प्रणाली। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो संघ का नाम का मतलब क्या हुआ? भारत एक संघ है। भारत देश, जिस भारत देश या इंडिया का चर्चा किया गया है, जिसके ऊपर यह संविधान लागू हो रहा है, तो वो भारत देश क्या है? एक संघ है। और संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब होता है राज्यों का समूह, राज्यों का समूह, राज्यों का समूह, राज्यों का समूह। यानी भारत जो है, जो संघ है, और वो किस तरह का संघ है? राज्यों का समूह है। यानी कई राज्य मिल करके भारतीय संघ का निर्माण कर रहे हैं, और ये जो संघ है यहीं से इसकी शासन प्रणाली के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती। संघ क्या बताता है? संघ शब्द शक्ति के विभाजन को इंगित करता है। शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन को इंगित करता है। यानी जब किसी देश के अंतर्गत केंद्र की सरकार हो और प्रांतों की सरकार हो, तो केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच किस तरह का संबंध होगा, शक्ति का विभाजन किस तरह का होगा, किस विषय पे केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाएगा, किस विषय पे राज्य के द्वारा कानून बनाया जाएगा, केंद्रीय कानून को लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी, राज्य के कानून को लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी, केंद्र का अधिकार क्षेत्र कितना होगा, राज्यों का अधिकार क्षेत्र कितना होगा, इन सारे चीजों को कौन स्पष्ट करता है? यही संघ शब्द, संघ शब्द, संघ शब्द से ही स्पष्ट होता है। तो राज्यों का समूह, ये संघ जो है ये शक्ति विभाजन की बात करती है। तो ये जो शक्ति विभाजन की प्रक्रिया है इसी को हम संघात्मक शासन कहते हैं, संघात्मक शासन। यहाँ से अब शासन का स्वरूप के विषय में भी हमें जानकारी मिल गई कि भारत का शासन प्रणाली कैसा होगा? संघात्मक शासन होगा। और संघात्मक शासन में क्या होता है? संघात्मक शासन में शासन की जो अलग अलग इकाइयां होती है उसके बीच शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे केंद्र है तो केंद्र, और राज्य है, राज्य है तो उनके बीच शक्तियों का विभाजन होता है। इसके अलावा राज्यों से आगे बढ़ के आप जाएंगे तो स्थानीय निकाय है, उसको भी विशेष शक्ति दी गई है, उसके भी अधिकार और कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया गया है।
तो इस तरह हमें एक पता चला कि देश का नाम क्या है, और दूसरा वो देश में शासन प्रणाली किस तरह की है। तो शासन प्रणाली कैसी है, संघात्मक शासन प्रणाली है। और तीसरा हमें क्षेत्र, राज्य क्षेत्र के विषय में बताता है, यानी जो भारत देश है इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय विस्तार क्या है, उसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है, इसके बारे में उल्लेख करता है। तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत किस तरह का क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत 3 तरह के क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। एक राज्य, जो अलग अलग राज्य है उसका क्षेत्र हो गया। दूसरा संघ शासित प्रदेश हो गया, संघ शासित प्रदेश। और तीसरा ऐसा क्षेत्र जो भारत द्वारा अधिग्रहित किए जाने वाला, अधिग्रहित किए जाने वाला, भारत के द्वारा अधिग्रहित किए जाने वाले, यानी जो भारत का क्षेत्रीय विस्तार है वो कहाँ, किस, उसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आएगा। एक तो जो भारत में शामिल राज्य हैं उसके राज्य के जो क्षेत्र है वो आएंगे भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरा जो संघ शासित प्रदेश है वो आएंगे। और तीसरा ऐसे क्षेत्र जो भारत के सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। जैसे जब भारत का संविधान बना और लागू हुआ तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में 1975 में सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया। तो आप समझिए कि 1975 तक सिक्किम भारत से बाहर था, भारत का हिस्सा नहीं था, और 1975 में सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया। तो इस तरह भारत के द्वारा एक नए क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया। तो इस तरह जिस भी क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाएगा, उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि जो पांडिचेरी का क्षेत्र है वो भी 1954 तक फ्रांसीसियों के अधीन था। 1954 में भारत सरकार द्वारा सैन्य कार्यवाही करके उसको अपने भीतर शामिल किया गया। तो इस तरह के जो भी नए क्षेत्र भारत के द्वारा अधिग्रहित किए जाएंगे, उन वो क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आएंगे। तो संविधान का अनुच्छेद 3 बातों का उल्लेख करता है। एक तो संविधान का अनुच्छेद क्या बताता है कि ये संविधान जिस देश के ऊपर लागू होगा उस देश का नाम क्या होगा। दूसरा ये बताता है जिस देश पे ये लागू होगा उस देश की शासन प्रणाली कैसी होगी। और तीसरा ये बताता है कि जिस देश के ऊपर ये लागू हो रहा है उसका क्षेत्रीय विस्तार कितना होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद ये 3 बातों को उल्लेखित करता है। एक, देश का नाम, देश की शासन प्रणाली और उस देश के क्षेत्रीय विस्तार, इन 3 चीजों की बात करता है। अब अनुच्छेद 2 में आते हैं। अनुच्छेद 2 कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी नए राज्य। यहाँ नए राज्य का मतलब हुआ वो राज्य जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो भारत का हिस्सा नहीं है, ऐसे नए राज्यों की स्थापना या गठन को लेकर के बात करता है। यानी वो राज्य जो भारत का हिस्सा नहीं है, भारत का हिस्सा नहीं है, उसके बारे में बात करता है। यानी अनुच्छेद 2 भारतीय संसद को यह अधिकार देता है कि वो कुछ शर्तों के अधीन ऐसे क्षेत्र जो ऐसे राज्य जो भारत का हिस्सा नहीं है, उन राज्यों को भारतीय संघ में, भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवेश दे सकते हैं और नए राज्यों की गठन कर सकते हैं। जो ऐसे क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है उसको वहां एक नए राज्य का गठन कर सकते हैं। तो ये किसको, अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को प्राप्त है। अब इसी अनुच्छेद 2 के अधीन ही सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 2 के अधीन ही सिक्किम को भारत में शामिल किया गया और उसको राज्य का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 3 उन क्षेत्रों के बारे में बात करता है, उन राज्यों के बारे में बात करता है जो राज्य भारत का हिस्सा पहले से है। यानी अनुच्छेद 2 उन राज्यों की बात करता है जो भारत का हिस्सा नहीं है और उसको भारत का हिस्सा कैसे बनाया जाए इसकी बात करता है। लेकिन 3 क्या कह रहा है, नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों एवं सीमाओं में परिवर्तन। तो यहाँ भी नए राज्यों की बात हो रही है और यहाँ भी नए राज्यों की बात हो रही। तो ये वो नए राज्य है जो भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 3 में जिन नए राज्यों की बात की गई है वो राज्य है जो भारत का हिस्सा है। तो अनुच्छेद 3 में क्या कह रहा है, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों एवं सीमाओं में परिवर्तन। यानी भारत के
का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के भीतर अनुच्छेद 3 के अधीन संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। दूसरा, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों एवं सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है। अब इस अगर भारतीय जो वर्तमान भारतीय क्षेत्र है, इसके भीतर ही नए राज्यों का निर्माण करना हो, तो जाहिर है कि जो राज्य है एग्जिस्टिंग राज्य है, उसके क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन करने पड़ेंगे, या ऐसे भी राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन करने पड़ेंगे अगर मान लिया किसी 2 राज्य के बीच क्षेत्र को लेकर के या सीमा विवाद है, तो उसको सुलझाने के लिए उसमें भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। तो ये सारा काम अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत की संसद के द्वारा किया जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद से कई सारे नए राज्यों का गठन किया गया। जैसे अगर बिहार की ही बात करें तो बिहार से विभाजित होकर के झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर के उत्तराखंड बना, इसी तरह मध्य प्रदेश से विभाजित होकर के छत्तीसगढ़ बना। तो ये जो नए राज्य का जो बनाना है और जो उन राज्यों के इसके लिए जो उनके क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन करना है, उसके बारे में है। तो ये क्या करता है कि वर्तमान राज्य जो है उनको विभाजित कर नए राज्य बना सकता है, या वर्तमान में जो राज्य है उनमें से किसी 2 या 2 से अधिक राज्यों के कुछ क्षेत्रों को मिला करके नए राज्य का गठन किया जा सकता है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख किया गया है। तो आप ध्यान रखिए, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश की बात है, अनुच्छेद 3 में भी, लेकिन अनुच्छेद 2 ऐसे क्षेत्र के बारे में है जो भारत का हिस्सा नहीं है और उन क्षेत्रों को राज्य बनाने या भारतीय संघ में प्रवेश देने की बात कही गई है। अब अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के लिए जो भी कानून बनाएगी, यानी कि अगर नए राज्यों को प्रवेश देना है भारत में, तो उसके लिए भी नया कानून बनाना पड़ेगा, और नए भारतीय के भीतर में नए राज्य का निर्माण करना है या जो वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए भी नया कानून बनाना पड़ेगा। इन दोनों कामों के लिए नया कानून बनाना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है कि इन 2 कामों के लिए, यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी को लागू करने के लिए जो कानून बनाए जाएंगे, वो साधारण विधि होंगे। वो कानून किस तरह का होगा? साधारण विधि होगा, न कि संविधान संशोधन विधि। यानी कि ये जो कानून होगा वो साधारण विधि से बनाया जाएगा, नहीं कि संविधान संशोधन के माध्यम से। आप जानते हैं साधारण विधि जो है वो सामान्य बहुमत से पारित हो जाता है संसद में, लेकिन अगर आप संविधान में संशोधन करेंगे तो संविधान संशोधन विधि के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। तो अनुच्छेद 4 है, वो अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाएंगे संसद के द्वारा, उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होगी, उसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं होगी। वो एक साधारण बहुमत से ही, यानी एक सामान्य बहुमत से ही संसद के द्वारा पारित किया जा सकता है। तो ये हमने भाग 1 देखा। भाग 1 में हमने क्या देखा? भाग 1 में देखा कि संविधान का जो भाग 1 है उसमें 4 अनुच्छेद है। पहला अनुच्छेद ये बताता है कि ये संविधान किस देश के ऊपर लागू होगा और उस देश का नाम बताता है। दूसरा बताता है कि उस देश की शासन प्रणाली कैसी होगी, तो वो बताता है कि देश के नाम के रूप में वो बताता है कि इंडिया और भारत, हिंदी अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत। शासन प्रणाली कैसी होगी, तो बताता है कि संघात्मक शासन प्रणाली होगी। और तीसरा बताता है कि इस देश के अंतर्गत जो क्षेत्र आएंगे वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे। अनुच्छेद 2 बात करता है कि नए राज्य, नए ऐसे क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है, उसको राज्य कैसे बनाया जाए, उसको कैसे भारतीय राज्य में भारत के भीतर उसको शामिल किया जाए, उसकी बात करता है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण की बात करता है, लेकिन ये भारत के भीतर जो भारत का वर्तमान क्षेत्र है इसके भीतर ही नए राज्यों के निर्माण की बात करता है। और अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी काम किए जाएंगे संसद के द्वारा, उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। एक साधारण बहुमत से और साधारण कानून के माध्यम से ही ये काम किए जा सकते हैं।